हेलो एंड वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। लास्ट हम चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आज एक मैथमेटिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, अगर मैं इस मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करूं तो इस मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा मैं पिलर कह सकता हूं। इस चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लेकिन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तो उस पिलर में लगा हुआ एक छोटा सा कंक्रीट है। उस पिलर का नाम, उस भारी भरकम मैथमेटिक्स का नाम कैलकुलस है। मतलब यहाँ से आपकी मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट होती है। इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का नाम है कैलकुलस। अब देखोगे हायर मैथमेटिक्स के अंदर 12th में आप कोई भी अगर ग्रेजुएशन करता है मैथमेटिक्स से, या जनरल बीएससी करता है, या आप एमएससी करते हैं, नेक्स्ट बीएससी के बाद पीएचडी तक जाते हैं, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत आगे तक पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये कैलकुलस के आप 11th-12th में तो कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आगे हायर स्टडीज में आप कैलकुलस के ऊपर पूरी बुक पढ़ने वाले हो। और ऐसा नहीं कि एक बार कैलकुलस की बुक पढ़ करके काम चल गया। हर साल कैलकुलस की बुक आपको अलग से पढ़ने को मिलेगी। टॉपिक्स बदलते रहेंगे, चैप्टर्स बदलते रहेंगे। सो कैलकुलस अपने आप में मैथमेटिक्स के एक ब्रांच है। तो आज आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है और आपको मैं कुछ लेक्चर्स कराने के बाद बीच में आपसे खुद पूछूंगा, आप उस बात का जवाब देंगे कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक नए किस्म का मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। ऐसा मैथमेटिक्स आपने कभी देखा नहीं, मतलब मैथमेटिक्स का ऐसा नेचर आपने कभी देखा नहीं। आपने अभी तक मैथमेटिक्स को अर्थमेटिकली जाना है, आपने मैथमेटिक्स को एल्जेब्रिकली जाना है, आपने मैथमेटिक्स को ज्योमेट्रिकली जाना है, आपने मैथमेटिक्स की 3 ब्रांच ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड अर्थमेटिक ये पढ़ी है। लेकिन अब आप मैथमेटिक्स की कैलकुलस ब्रांच पढ़ेंगे तो एक अलग ही टाइप के मैथमेटिक्स में आप एंट्री करने वाले हैं। तो कैलकुलस क्या है, पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। कैलकुलस ये वर्ड किसने दिया, किसने कैसे सुझाया। कैलकुलस को देने में बहुत से मैथमेटिशियंस का, साइंटिस्ट का योगदान रहा है। साइंटिस्ट का भी, जिन मतलब कुछ जो फिजिक्स में काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स में योगदान दिया कैलकुलस को डेवलप करने में। और ये जब मैं कैलकुलस की बात करता हूँ तो मैं बहुत पुराने मैथमेटिक्स की बात नहीं करता, मैं मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। इस कैलकुलस में सर आइजैक न्यूटन ने कंट्रीब्यूशन दिया है। आप सब जानते हो न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स में काम किया लेकिन कैलकुलस में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। एल्बर्ट आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन रहा। हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, श्रीनिवास रामानुजम, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इस कैलकुलस को डेवलप करने में। बर्ट्रैंड रसल, लिटिल वुड, ऐसे बहुत से मैथमेटिशियंस थे जिनका योगदान रहा। लेकिन सबसे पहले इस कैलकुलस वर्ल्ड को स्टार्ट करने का काम, इसकी शुरुआत करने का काम जिस मैथमेटिशियन ने किया, उस मैथमेटिशियन का नाम था ग्रेटिफाइड विल्हेल्म वॉन। और ये मैंने प्रोनाउंशिएट नहीं किया, ये मैंने बोला ही नहीं। ग्रेटिफाइड विल्हेल्म वॉन, क्या पढ़ोगे आप इसे? बच्चे मेरे सामने बोल रहे हैं लेबनिटीज, इट्स नॉट लेबनिटीज। हमसे ये आप बीएससी के अंदर जाओगे तो इसके नाम के ऊपर थ्योरम बनी है, मतलब इसने थ्योरम बनाई हुई है तो इसी के नाम से वो थ्योरम है। तो हमसे ग्रेजुएशन में, कॉलेज में लेबनीज पढ़ाया गया। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज, टी साइलेंट, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज ही जानते थे, हम लेबनीज ही बोलते थे। आज से 4-5 साल पहले की बात होगी। मैं एक मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च, कोई मैगजीन पढ़ रहा था मैथमेटिक्स रिसर्च के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ काफ़ी किस्से दिए गए थे। तो वहाँ वो हिंदी में थी, पब्लिशर हिंदी पब्लिशर थे। तो वहाँ पर मैंने देखा इसका नाम लेबनिट्स था। सर्च किया तो मैंने पाया कि ये जर्मनी से बिलोंग करता था, बाद में फिर इंग्लैंड में आके भी रहने लगा। तो जेड लास्ट में एस साउंड करता है इन जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश ये जेड एस साउंड, लेबनिट्स।
सो ग्रेटिफाइड विल्हेम वॉन लेibniz, ये वो मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले इस कैलकुलस वर्ड को सुझाया था, इसमें स्टार्टअप किया था काम, राइट। पॉपुलर तो ये बस इस नाम से है, लेibniz, शॉर्ट में क्या तो ये इससे है, इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रहता, ग्रेटिफाइड विल्हेम वॉन लेibniz। मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल में भी कितनी बारी पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसे याद है। आप लेibniz कहेंगे तो काफ़ी है। चलिए, कैलकुलस है क्या? कैलकुलस का मतलब होता है टू कैलकुलेट, आप सब समझते हो, लेकिन कैलकुलेशन अभी तक आपने नंबर्स की हैं, अपने अंकों का, डिजिट्स का कैलकुलेशन किया है। यहाँ हम कंप्यूटेशन फंक्शंस के ऊपर करेंगे। जब मैं फंक्शन वर्ड यूज करूं तो आप सबका दिमाग एकदम सेकंड चैप्टर में जाना चाहिए, रिलेशन फंक्शन। इस फंक्शन वर्ड को देने वाला भी मैथमेटिशियन लेibniz था। तो हम फंक्शंस के ऊपर, जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है, कोस एक्स एक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। फंक्शंस के बारे में, रिलेशन फंक्शन में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, स्पेशली फंक्शन के ऊपर एक लेक्चर बनाया था कि फंक्शन क्या है क्या नहीं, आप उसे देखें जरा समझें। तो हमारा सारा काम फंक्शंस के ऊपर रहेगा। आप फिजिक्स में आपने यूज भी कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज भी कर रहे हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है। हम किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन यही तो है, किसी का रेट ऑफ चेंज किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। आप वेलोसिटी को कह देते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt। ds अपॉन dt इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उसके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया टाइम के रेस्पेक्ट में। दैट इज डिफरेंशिएशन एंड दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना, किसी ग्राफ का, कोई ये ग्राफ हो गया, ये बता देना कि ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन करेगा, ये मिनिमम कितना जाएगा, फिर मैक्सिमम कितना जाएगा। सबसे ज़्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं सबसे ज़्यादा कैलकुलस को एडमायर करता हूँ कि कैलकुलस ने हमें ग्राफ्स को बहुत बेहतर ढंग से सीखने का तरीका बताया है। आप धीरे धीरे जब कैलकुलस पढ़ोगे ना, तब आपको एनालाइज होने लगेगा। मैं आपको बताता रहूँगा, बहुत सा ग्राफिकली अप्रोच मैं आपको देता रहूँगा। ग्राफ्स को सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से सिखाने वाला मैथमेटिक्स का जो टूल है वो कैलकुलस है। इसीलिए, क्योंकि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, मैं कॉमर्स क्लास जब होगी उनको बताऊंगा कि आप सब भी ये बात सुने, और वो कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना, वो बच्चे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा कैलकुलस यूज होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ग्राफ बनते हैं। पूरा मार्केटिंग को समझने के लिए, पूरा डेटा को समझने के लिए ग्राफ बनाए जाते हैं, और उन ग्राफ्स की बहुत नज़दीक से, बहुत नियरली जाकर के जो स्टडी कर पाते हैं ना, वो कैलकुलस है। कैलकुलस के पास ऐसे टूल्स हैं जो उन ग्राफ्स को बहुत बेहतर ढंग से समझा देंगे। फिलहाल अगर मैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इस कैलकुलस की, तो जब आप 12th क्लास पास आउट होंगे तो आपको कैलकुलस की नॉलेज कहाँ तक होगी, या मैं ये कहूँ कि आप कैलकुलस के कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके होंगे। देखो बच्चों, मैं अगर इस कैलकुलस की बिल्डिंग बनाऊं तो सबसे पहले यहाँ नींव है, नींव में फंक्शंस हैं, दुनिया भर के फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले कौन है? फंक्शंस, दुनिया भर के फंक्शंस हैं। सबसे पहले उन फंक्शंस पे लिमिट लगती है, जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक रहेगा, लिमिट्स। कैलकुलस की बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, फंक्शन से ऊपर अब ये कैलकुलस की बिल्डिंग बनेगी। किसी भी फंक्शन पे सबसे पहले लिमिट लगती है। लिमिट लगने के बाद फिर उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक होगी। कॉन्टिन्यूटी चेक होगी। कॉन्टिन्यूटी चेक होने के बाद फिर उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। ये सब मैं टर्म अभी आपको बताता चलूँगा शॉर्ट में। डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक होने के बाद फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा।
डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हो जाए तो उनसे कुछ इक्वेशंस बनाई जा सकती है, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस नाम देते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक मैथमेटिक्स की एक बुक हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के एक अलग से बुक पढ़ने को मिलेगी आपको हायर स्टडीज में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जब आप 12th क्लास पास आउट होंगे तो आपको कैलकुलस की नॉलेज यहाँ तक होगी। 11th में आपको सिर्फ लिमिट्स ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, और डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन भी बेसिक, बहुत डीप में जाकर के नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। बाकी लिमिट्स के बाद ये सारे चैप्टर आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो क्लास 12 में कैलकुलस की कितनी डिमांड है। अब अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊं कि इनका मतलब क्या है मैथमेटिकली, तो जब ये चैप्टर्स आते रहेंगे तब पता लगेगा। मैं अगर इस पूरे की कहानी के तौर पर अगर आपको बताऊं कि ये सब क्या क्या काम करते हैं, वो आप सुने कि सबसे पहले फंक्शन पे लिमिट लगती है। फंक्शन पे लिमिट लगने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे उस फंक्शन की अप्रोक्स वैल्यू देखी जाती है कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक अप्रोच होगी, कहाँ तक वैल्यू बनेगी। इसके बारे में डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। चले, लिमिट ने ये काम किया कि उस फंक्शन पे लिमिट लगा दी, उस फंक्शन पे लिमिट लगा करके उसको एक टेंड्स टू वैल्यू में बना दिया कि अगर x की वैल्यू लगभग इतनी है तो उस फंक्शन की वैल्यू लगभग इतनी रहेगी। लिमिट लगने के बाद फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के पास गया है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के पास गया है, और कॉन्टिन्यूटी के पास जाकर के ये पूछ रहा है वो फंक्शन कि बताओ मैं कॉन्टिन्यूअस हूं या डिसकॉन्टिन्यूअस हूं। इस कॉन्टिन्यूटी के पास दो टेस्ट हैं जो ये बताएगा कि आप कॉन्टिन्यूअस हो या डिसकॉन्टिन्यूअस हो। ये कॉन्टिन्यूटी ये बताएगा उस फंक्शन को कि आप कॉन्टिन्यूअस हो या डिसकॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि उसका ग्राफ लगातार चलता रहेगा या कहीं टूट जाएगा। किसी फंक्शन का ग्राफ जब बीच में टूट करके फिर दूसरी जगह से स्टार्ट होता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, और लगातार चलता रहे, कोई ब्रेक उसमें ना आए तो वो कॉन्टिन्यूअस है। मैं फिर बता रहा हूँ डिटेल में, तो हम जब ये चैप्टर आएंगे तब बताएंगे। इन शॉर्ट मैं आपको सारी इनकी एप्लीकेशन समझाते हुए बता रहा हूँ कि कहाँ इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है। तो पहले लिमिट लगा दी, लिमिट के पास ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी के पास ये पूछने कि मेरा ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, ब्रेक है या नहीं है। फिर अगर इसने कह दिया, अब एक बात जानने की ओर है, अगर उस फंक्शन पे लिमिट लगी है, अगर उस फंक्शन पे लिमिट लगी है तो ही ये कॉन्टिन्यूटी के पास पहुंच पाएगा। अगर किसी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई नहीं हुई तो कॉन्टिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता, यहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे टेस्ट फेल हो जाएगा। लाइक गेम्स, आप मोबाइल गेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलते होंगे, तो एक लेवल होता है, इस लेवल को पार करने के बाद ये, इस लेवल को पार करने के बाद ये, अगर इस लेवल में फेल होगे तो अगला लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई फंक्शन लिमिट के लेवल पे ही फेल हो गया, लिमिट से अप्लाई नहीं हो रही, तो कॉन्टिन्यूटी के पास जाने का सवाल ही नहीं है। अगर इस कॉन्टिन्यूटी ने ये कह दिया कि हाँ आप कॉन्टिन्यूअस हो, आपके ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ही ये जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी के पास। अगर ब्रेक आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर किसके पास गया ये, डिफरेंशिएबिलिटी के पास। जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी के पास गया है तो उस डिफरेंशिएबिलिटी से ये फंक्शन ये पूछ रहा है कि मैं डिफरेंशिएबल हूँ या नहीं हूँ। मतलब मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो स्लाइटली चेंज वाला बन रहा है या शार्प चेंज वाला बन रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम डाउन हुआ एकदम अप हुआ, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल तब हो जब हल्के हल्के वो डाउन आए और हल्के हल्के ऊपर उठे। क्या बने उसमें स्लाइटली चेंज आए, स्लाइटली चेंज, फिसलन सी हो, हल्का हल्का चेंज, हल्का हल्का। मेरी बात समझ में आई? मतलब शार्प एज नहीं बनना चाहिए, ये शार्प एज बन गया, ये शार्प एज नहीं बनना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के पास वो ये पूछने गया है कि मेरा डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता।
डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, कि उसका रेट ऑफ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसने कह दिया कि हाँ आपका रेट ऑफ चेंज है, अगर इसने कह दिया हाँ रेट ऑफ चेंज है, तो फिर ये जाएगा डिफरेंशिएशन के पास और पूछेगा कि बताओ मेरा रेट ऑफ चेंज कितना है, हाउ मच। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होता है कॉमर्स की बात करूँ तो। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू होता है कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंशिएबिलिटी ने कह दिया कि हाँ आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन के पास गया ये पूछने कि मेरा रेट ऑफ चेंज बताइए। इसने रेट ऑफ चेंज बता दिया। और जब डिफरेंशिएशन को अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो वो डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के ग्राफ को बिखेर देता है कि यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ चेंज ये, यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ चेंज ये, बिखेर देता है। ये रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बिखेर दिए अलग अलग इंटरवल पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये डिफरेंशिएशन का काम था। अब जब वो बिखर गया है, जब वो बिखर गया रेट ऑफ चेंज के आधार पे, तो वो फंक्शन इंटीग्रेशन के पास गया और इंटीग्रेशन के पास जाकर के वो फंक्शन कह रहा है जी मुझे वापस जोड़ दो। मतलब डिफरेंशिएशन ने उसको बिखेर दिया था, रेट ऑफ चेंज में बिखेर दिया था। इंटीग्रेशन के पास जाकर के वो फंक्शन कह रहा है कि मुझे वापस वही बना दो। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में एंटी डेरिवेटिव होता है, इसका उल्टा होता है। जो फंक्शन रेट ऑफ चेंज में बिखर गया था उसको वापस इकट्ठा जोड़ देगा, एंटी डेरिवेटिव, इसका उल्टा। ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है और इनसे कुछ इक्वेशंस बनती है, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस में आती है, जहाँ दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये पूरा कैलकुलस का खेल है। 11th-12th में आप जानोगे इनकी ये इनके फंक्शनिंग होती है, तब जा कर के ये सारी चीज़ें होती है। बीच में कोई भी अगर एक लेवल छूट गया तो अगले लेवल पे नहीं जा पाएगा। राइट, तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, लिमिट्स। तो लिमिट पे क्लिक करते हैं, लिमिट का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के लिए हमारे पास ये कुछ टेक्निकल चीज़ तो है नहीं, तो पेज खोलने के लिए क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा अभी। अब बच्चे हम लिमिट्स के बारे में जानते हैं बड़ी डिटेल से कि लिमिट्स क्या है। ये जो हम लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है, और ये आज की बात नहीं, जब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब जब भी लिमिट्स का टॉपिक आपके सामने आए तो आप पूरा समझ जाएं आज के लेक्चर को, लिमिट्स में क्या क्या हमने डिस्कस किया था और क्या लिमिट्स हैं। जब हम किसी फंक्शन पे लिमिट लगाते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, टेंड्स टू a। लिमिट x टेंड्स टू a, और वो फंक्शन मतलब जिस फंक्शन पे हमें लिमिट लगानी है, इसको टेंड्स टू a भी पढ़ सकते हैं या इसको अप्रोचेज टू a भी पढ़ सकते हैं। दैट x अप्रोचेज टू a या x टेंड्स टू a। तो पहली बात तो आज हम यही समझते हैं कि मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, कि जब ये x टेंड्स टू a लिखा जाता है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, समझिए। जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 लगाता हूँ, मैं एक न्यूमेरिकली चीज़ समझता हूँ। चलो 3 पे करता हूँ मैं बात, क्योंकि मैं 3 का एक एग्जांपल भी आपके सामने लिखा है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखता हूँ तो x टेंड्स टू 3 का मतलब आप कोई भी बच्चे ये ना समझे कि x टेंड्स टू 3 का मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, ये बिल्कुल ना समझे। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, अगर मैं ये कहूँ कि इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू निकालिए तो आपका ऊपर 0 नीचे 0 बनेगा ना, इन्फिनिटी बनेगा ना, इन्फिनिटी बनेगा ना, 0.0 इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी ना। अगर मैं इसको पूरा सोल्व करूँ तो पूरा सोल्व करने पे ये x+3 आएगा ना, क्योंकि मैं इसको 3 का स्क्वायर कहूँगा तो a - b a + b, x - 3 कैंसिल, x+3 आएगा।
किस कंडीशन पे कहा? जब x 3 के इक्वल नहीं था, तभी सोल्व हुआ ना ये। अगर x इक्वल 3 होती तो अनडिफाइन हो जाता ना फंक्शन, नीचे 0 बनता तो इन्फिनिटी हो जाता ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 3 के नियर बाई है। मतलब इसको जब सोल्व किया गया तो x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं थी, तब ये फंक्शन आया। अब जरा समझिए इस लिमिट की फंक्शनिंग क्या है। x टेंड्स टू 3 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 के नियर टू नियर है, बहुत 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 नज़दीक है। 3 के इक्वल नहीं है लेकिन 3 के बहुत आसपास है, बहुत नज़दीक है। मतलब x की वैल्यू हो सकता है 3 में से कुछ कम हो, 3 माइनस लिखेंगे, 3 माइनस समथिंग, 3 में हो सकता है कुछ कम हो, या हो सकता है x की वैल्यू 3 में कुछ ज़्यादा हो। 3 में कुछ कम का मतलब हो सकता है x की वैल्यू 2.9999999 हो, या 2.99999 हो, या 2.999 हो। नियर एंड नियर टू 3। When I write x tends to 3, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू 3 के नियर बाई पॉजिटिवली है, मतलब 3 में कुछ बढ़ करके है, ये 3 में कुछ कम हो करके है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3.00001 या 3.0001 या 3.002, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बहुत नज़दीक। when we write limit x tends to 3, इट मीन्स जो x की वैल्यू 3 के नियर बाई है, x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है। जरा सोचिए इस लिमिट की जरूरत फंक्शन को क्यों पड़ गई। अगर ये तो मैंने एक बहुत आसान सा फंक्शन लिखा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 40, ये एक फंक्शन है, राइट। और मैं आपसे कहूं कि बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू है ना x इज इक्वल टू 2.99999 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। कितना ही दुख भरा काम है ये, कितना भी थकाने वाला काम है। मैं कह रहा हूं इस फंक्शन की वैल्यू निकालो जब x ये हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस फंक्शन में x की जगह ये रखना पड़ेगा ना 2.99, 5 बार 9 है ना, तो क्या 2.1234 इसका क्यूब, हाँ 2 टाइम्स 2.99999 इसका स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2.999999 और प्लस 40। लो भाई, सोल्व करने में दिक्कत ही दिक्कत है। मैं आपको पहुंचा रहा हूं उस बात तक कि लिमिट्स ला करके मैथमेटिक्स ने कितना काम आसान कर दिया। अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे पॉइंट्स पे निकालनी हो तो बहुत 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 दिक्कत वाला काम है। और इसका सीधी सी बात है, इसका कोई ग्राफ बनेगा, लाइक मैंने सोचा कि इसका ग्राफ ऐसा बन गया, कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। और मान लीजिए इस फंक्शन की अगर मैं 3 पे वैल्यू निकालूं तो 3 पे कोई ये वैल्यू आ रही है, x की जगह जब मैंने 3 रखा तो 3 पे y की कोई ये वैल्यू आ रही इतनी, तो ये तो परफेक्ट बात है ना कि 3 से थोड़ी कम पे भी तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, 2.999 पे भी तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की। ब्रेक तो नहीं है ना इसमें, कॉन्टिन्यूस। अब इस पे भी तो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, तो इन पे और इन पे भी वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं। तो क्या कहा कि अगर हमें ऐसे पॉइंट पे कोई वैल्यू निकालनी हो तो हम उसको लिमिट में लेकर के जाएंगे। मतलब अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी हो तो मैं इसको ये डायरेक्ट पॉइंट ना रख करके मैं इसी को क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। मतलब ये जो वैल्यू है ना वो 3 के नियर बाई है, 3 के क्या है, नियर बाई है। और ये कितना फंक्शन कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 40 है ना। अब मैं x की जगह 3 रख दूंगा इसमें, तो 3 का क्यूब 27,
3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 27 प्लस 40, 27 27 54, और ये 94, 94 और 18 112, 112। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की वैल्यू 2.9999 पे, मतलब x टेंड्स टू 3 है ना, मतलब अगर इस फंक्शन का ग्राफ 3 के नियर बाई है, अगर इस फंक्शन का ग्राफ क्या है 3 के नियर बाई है, तो इसकी वैल्यू 112 के नियर बाई है। बात समझ में आई? मतलब 3 के ऊपर ये जो वैल्यू थी ना, वो कितनी थी? 112। तो 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा ज़्यादा, पर वो 112 के नज़दीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? When we write x tends to 3, x tends to 5, जब मैं लिमिट में कोई नंबर लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर उस मतलब वो जो नंबर एक्चुअली में वो उस लिमिट में जो नंबर दिया गया उसके नियर बाई है। एक इससे समझते हैं, जो मैंने लिखा फंक्शन, मैंने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3। इस कंडीशन पे जब x 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो अनडिफाइन हो गया, तो मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करके ये आ गया। अगर मैं इस फंक्शन में 2.9 रखूँ तो 5.9 आएगा, 2.99 रखूँ तो ये रिजल्ट आएगा, 2.999 रखूँ तो ये रिजल्ट आएगा, 3 रखूँ तो 6 आएगा, 3.0001 रखूँ तो ये आएगा, 3.01 से ये हो गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि अगर x 0 रखेंगे तो y 3 आएगा, तो x 0 पे y 3, ये इसका एक पासिंग पॉइंट होगा। बच्चे ये fx ही क्या है? fx को ही हम y लिखते हैं, y कितना है? x + 3। x अगर 0 रखेंगे तो y 3 आएगा, और अगर y 0 रखेंगे x की वैल्यू -3 आएगी, तो एक पासिंग पॉइंट -3 0 हो गया। इन दोनों पॉइंट से पास होगी वो लाइन, बन गई स्ट्रेट लाइन। अब 3 के ऊपर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 3 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 3 के ऊपर ये वैल्यू 6 है, ये इतना, ये 0.6 था, ये 6 है। तो 3 से जितने भी कम पॉइंट रखे, 2.999, 2.999, इन सब ने जो वैल्यू अप्रोच की वो 6 के लगभग आई ना, 6 के नियर बाई आई ना। ऐसे ही 3 से जब ज़्यादा वैल्यू रखी, इन सब ने भी इस ग्रुप में ही इस 6 के नज़दीक ही वैल्यू दी ना। तो 3 से जो ये कम रिजल्ट है, 3 से जो ज़्यादा रिजल्ट है, 3 से जो कम है, 3 से जो ज़्यादा है, इन दोनों के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 लिख पाना सही है ना। अब मान लो एक ऐसा फंक्शन होता है कि इससे वैल्यू 8 आ रही है और इनसे वैल्यू ये आ रही है, तो इसका मतलब इसके लिए x टेंड्स टू 3 काम नहीं करेगा ना, बहुत ज़्यादा गैप आ गया। ये तो 3 पे जो वैल्यू उसके नियर अबाउट जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उस फंक्शन पे वो जो x टेंड्स टू 3 लिखा गया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके नियर अबाउट वैल्यू चल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस ग्राफ से भी समझ में आया होगा कि कैसे उसके नियर अबाउट वो वैल्यू जाती है। ठीक है, अब कुछ लिमिट्स के ऊपर क्या क्या अलजेब्रा लगेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। लिमिट्स के ऊपर कौन कौन से अलजेब्रा होंगे, मैं कह रहा हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट लगाएं, यहाँ कोई कांस्टेंट फंक्शन है c, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है c, अगर मैं उस पर लिमिट लगाऊं तो इसका रिजल्ट खुद कांस्टेंट फंक्शन ही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट लगाओगे तो खुद कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस फंक्शन में x की लगभग ये वैल्यू रखनी है, तो x तो इसमें है ही नहीं, एग्जैक्ट यही रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको और अच्छे एक एग्जांपल से बताना चाहूँ, लिमिट्स क्या है? लिमिट एक्चुअली में एक रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू डिमांड। मतलब जैसे आप में से कोई भी कोई बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो 2 व्हीलर्स
व्हीकल बनाती है, 2 पहियों वाले वाहन बनाती है, कोई बाइक स्कूटी ऐसा कुछ बनाती है, और आपसे हर रोज़ आपके ऑफिस में आकर के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो जनरल मैनेजर है वहाँ का जो प्लांट का संभालता है, वो आपसे आकर के सुबह हर रोज़ पूछता है कि सर आज का टारगेट कितना है, मतलब आज हम कितनी गाड़ियाँ असेंबल कर दें, कितने व्हीकल हम असेंबल कर दें। तो आप हर रोज़ इसका जवाब दे दे करके परेशान हो चुके हो। आपने एक सिस्टम निकाल दिया अपने प्लांट का। आपने कहा भाई मेरे से आकर के मत पूछना, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ आदमी हूँ। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये आपने फिक्स कर दिया। आपने कहा था भाई इसके हिसाब से काम करा करो रोजाना। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब कहा ये क्या? उसने कहा x इज द नंबर ऑफ डिमांडेड व्हीकल लास्ट डे या लास्ट वीक। भाई लास्ट डे जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स की डिमांड हुई ना, उससे 10 ज़्यादा आपको तैयार रखने हैं। ये हर रोज़ का टारगेट ही है। फंक्शन में नहीं बन गया, ये फंक्शन ही तो है। अगर आज डिमांड 7 व्हीकल की रही है तो कल कितने रखेंगे वो? 17। सो दिस इज द लिमिट। लिमिट क्या है? लिमिट इज द आउटपुट ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। मतलब हम अपनी मन मर्जी से वहां पर व्हीकल असेंबल नहीं कर सकते। हम नंबर ऑफ व्हीकल्स असेंबल करेंगे अकॉर्डिंग टू द पब्लिक डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड। राइट? ये आम भाषा में लिमिट्स का एक एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर अपनी जो वॉइस है वो तेज या कम करूँगा अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। राइट? यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जितने आप बैठे हो इसके 10 गुना 20 गुना बच्चे होते तो माइक यूज करके फिर फैलाना पड़ता आगे तक। समझ में आया? हम हर कोई काम करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो वो जो डिमांड है ना, वो लिमिट एक्सटेंड्स टू लग जाती है कि लगभग ये डिमांड है, लगभग ये डिमांड है। अगर लगभग ये डिमांड है तो फंक्शन कितना रहेगा? अगर लगभग डिमांड 7 की है तो 17 रहेगा। अगर लगभग डिमांड 18 की है तो 28 रहेगा। अगर लगभग डिमांड 2 की है तो ये 12 रहेगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया? मैंने कह दिया, वो आकर के पूछ रहा है बार बार कि कितने व्हीकल आज हम असेंबल करें। मैंने कहा भाई इस वीक का हमारा फंक्शन रहेगा 20। fx इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या? चाहे डिमांड आज 7 की आए, चाहे डिमांड कल 70 की आए, हमारा प्लांट फिक्स है 20 असेंबल करेगा। कांस्टेंट फंक्शन ही तो है ये। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, fx क्या है? fx y तो है, y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 20 की लाइन ऐसे नहीं बनेगी। यहीं पे तो है y इज इक्वल टू 20, ऐसे नहीं बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तो डिमांड अगर ये है तो भी रिजल्ट ये, इसके नियर अबाउट है तो भी यही है। तो जब मैं कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट लगाऊंगा तो रिजल्ट कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इस पे ये कहूँ कि आज डिमांड x15 की डिमांड आई है तो f15, x की जगह 15 रखेंगे, तो ये तो है तो 20। इस पे वैल्यू भी, इस पे भी, सभी पे वही वैल्यू तो रहेगी फिक्स। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट लगाएंगे तो खुद वो कांस्टेंट ही आएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको एक ही प्रॉपर्टी में मिक्स कर रहा हूं। क्या? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx। कोई 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, और इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का अगर साइन है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा देंगे। जैसे पहले मैं प्लस माइनस का पढ़ता हूँ, सेकंड थर्ड को मैं जानता हूँ। अगर किन्हीं 2 फंक्शन के बीच में क्या है? प्लस माइनस का साइन है, तो दोनों पर अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है। मतलब मैं इसको क्या पढ़ूंगा? लिमिट x टेंड्स टू a f x
बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a gx। फंक्शन पे अलग और दूसरे फंक्शन पे अलग, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, और फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और अगर बीच में डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा। अगर मान लो कोई ये दो फंक्शन, अगर ये कोई दो फंक्शन डिवाइड में है, fx अपॉन gx, लिमिट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, ये दो फंक्शन बच्चों डिवाइड में है। अगर ये दो फंक्शन डिवाइड में है तो हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा देंगे। कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और नीचे कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx, दोनों पर हम अलग अलग लिमिट लगा देंगे। बस एक ख्याल रहे, अब सारा खेल इस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। जितना भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो सारा इसी के लिए काम करना है। क्या कि जब हम इन पे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिमिट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, अगर जब मैं डिवाइड में अलग अलग लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, है ना, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी। ये यहाँ मान लो ए रखा तो ये एफ ए आएगा, मतलब फंक्शन में एक्स ए रखने पर एफ ए, नीचे कितना आएगा, जी ए। ये जो जी ए है ना, ये ए लिमिट लगाने पे जो ये नीचे वाला है ये जीरो नहीं बनना चाहिए। ये हमारी इस पूरे चैप्टर में लड़ाई रहेगी, नीचे वाला ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाला ज़ीरो बन गया ना, अगर नीचे वाला ज़ीरो बन गया तो वो इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। मतलब वो ये कहेगा कि इस वैल्यू के नियर अबाउट, इस वैल्यू के नियर अबाउट पे इस फंक्शन का रिजल्ट, इस पूरे का रिजल्ट इन्फिनिटी दे रहा है। तो भाई इन्फिनिटी को आप वाई एक्सिस पे कहाँ दिखाओगे, कहाँ इन्फिनिटी? इन्फिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं। इन्फिनिटी तो सिर्फ एक इंडिकेशन है नॉट डिफाइन होने की, बियॉन्ड आवर कैलकुलेशन, राइट। तो इस चीज से ही हमें बचना है, हमें समथिंग अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, इनसे बचना है। इनको जितना उसके हम पूरे चैप्टर में अवॉइड करेंगे, इनको दूर करेंगे, इनको दूर करेंगे। हाँ, जीरो अपॉन एनी कांस्टेंट हो सकता है, नॉन जीरो, जीरो ना होकर कोई और हो सकता है, ये जीरो आएगा, ये चलेगा। इनसे बचना है, ये हमारा पूरे चैप्टर का काम रहेगा। और समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी क्यों होता है? जानते हो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी क्यों होता है? ये जब सेट चैप्टर स्टार्ट हुआ तो वहाँ नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी क्यों होता है, तो शायद उसकी वजह नहीं बताई थी। मैंने बताई थी आपको कुछ ऐसा किस्सा बताया था कि क्लास थर्ड की बात है, ऐसा कुछ? हाँ, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी क्यों होता है, ये इसके पीछे भी एक किस्सा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर मेरा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी वाई ऐसा क्यों होता है, और फिर हम 13.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझें और एक एक लाइन आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ करके देखें। थैंक यू सो मच।